क्या इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि टाटा कैपिटल का शेयर भागने वाला है? टाटा का एक नाम है, टाटा के नाम के चलते भी एक वैल्यूएशन मिलती है, ओवर सब्सक्राइब हुई है कैटेगरी और ऑल टाइम हाई पे, मतलब आज तक इतना QIB सब्सक्रिप्शन किसी भी IPO में नहीं लगा है। QIB का सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ जाता था तो टाटा कैपिटल का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ जाता था। तो टाटा कैपिटल के IPO में 36 लाख लोगों के लिए सीट्स रखी गई थी, मतलब अगर यहाँ पर 36 लाख एप्लीकेशन पड़ भी जाती फिर भी सबको अलॉटमेंट मिल जाता, पर एक्चुअल में यहाँ पर एप्लीकेशन लगी है 22 लाख और 22 लाख जो एप्लीकेशन लगी है ना, यहाँ पर सभी को अलॉटमेंट मिलने वाला है। और सभी को क्या अलॉटमेंट मिलेगा? जो मांगा वो तो मिल ही रहा है, साथ में जो नहीं मांगा वो भी मिल रहा है। जिन लोगों ने गलती से 2 लॉट यहाँ पर अप्लाई किए होंगे उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों लॉट अलॉट हो सकते हैं। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जितने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करा रिटेल कैटेगरी से सभी को अलॉटमेंट मिल चुका है और इसका GMP ना ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लगातार गिरता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि टाटा कैपिटल का अलॉटमेंट जो है वो गले की घंटी बन गया। तो एक्चुअल में क्या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्या हो सकता है, लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में समझने वाले। बस आप मेरे को अपना दे दो 10 मिनट, ठीक है? 10 मिनट पूरा देख लो वीडियो को, क्योंकि क्या है ना, हर एक इन्वेस्टर के लिए जो लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी है वो अलग बनेगी, ठीक है? तो कुल मिला के आपको पूरा डेटा समझना है, पूरे सिनारियोस को समझना है। हम यहाँ पर थोड़ा LG के भी वैल्यूएशन को, नंबर्स को एनालाइज करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम को, क्योंकि दोनों ही चीजें कनेक्टेड है। क्योंकि सीधी और साफ बात है ना यार, अगर यहाँ पर LG का IPO नहीं आता था, LG के साथ में टाटा कैपिटल का क्लैश नहीं होता था, तो टाटा कैपिटल के IPO में 100% प्रॉफिट बनता था, वो भी तगड़ा प्रॉफिट बनता था, ये समझ लो, ठीक है? इतनी चीजें हमको भी समझ में आती है, क्योंकि पूरा सब्सक्रिप्शन उधर गया, पूरा इंटरेस्ट जो है QIB इसका उधर गया, LG में गया, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजों को समझेंगे ताकि आने वाले टाइम में आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले और आप खुद से ही अपना डिसीजन बना पाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे टाटा कैपिटल का सब्सक्रिप्शन। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम जो देखते हैं ना सब्सक्रिप्शन, वो है QIB। देखो QIB सब्सक्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी शेयर की प्राइस कितना ऊपर लिस्ट हो सकती है, ये चीज डिसाइड होती है QIB सब्सक्रिप्शन से। क्योंकि 2 दिन यहाँ पर QIB का जो सब्सक्रिप्शन है वो क्लियर नहीं होता है और लास्ट वाले दिन, तीसरे वाले दिन QIB अप्लाई करते हैं, तब कहीं ना कहीं GMP में तेजी देखने को मिलती है। देखो QIB सब्सक्रिप्शन आने से पहले कहीं ना कहीं 25% के नीचे GMP चल रहा था, किसका? LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO का। जब QIB का सब्सक्रिप्शन आया तो वही ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर 35% के ऊपर जाके बैठा है। LG की मैं पहले बात करता हूँ। LG का जो QIB सब्सक्रिप्शन था ना, वो था भाई 166x, मतलब 166 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है कैटेगरी और ऑल टाइम हाई पे, मतलब आज तक इतना QIB सब्सक्रिप्शन किसी भी IPO में नहीं लगा है। क्योंकि पहली बात ये बड़ा IPO था और साथ में यहाँ पर प्रॉफिट भी तगड़ा हो रहा था, ठीक है? तो QIB सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं अपन टाटा कैपिटल के IPO में, तो टाटा कैपिटल के IPO में मात्र 3.42x का ही और सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। क्योंकि वही बात है, अगर टाटा कैपिटल में अप्लाई करते तो LG में नहीं कर पाते, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। अभी ये हो क्यों रहा है ये समझेंगे। अभी आप बोलेंगे हो क्यों रहा है, इससे हमें क्या मतलब, आगे क्या होगा वो ये बताना, तो वो बताने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। देखो QIB जो पैसा अप्लाई करते हैं ना, उस हर दिन के जो पैसा ब्लॉक रहता है उस पे लगता है भाई इंटरेस्ट, ब्याज लगता है। मतलब वही बात है, देखो 30% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है LG में, तो ये जो QIB का पैसा होता है ना, जो यहाँ पर ब्लॉक हुआ पड़ा है, ये लगा है भाई बैच के ऊपर, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो कहीं ना कहीं वो जो रिस्क है QIBs ले सकते हैं, पर जहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है टाटा कैपिटल में, वहां पर QIBs रिस्क नहीं लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, हर 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन QIBs की यहाँ पर अलॉट होनी है, ठीक है? अभी LG IPO में जिन लोगों ने भी अप्लाई करा है उनका पैसा अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है? देखो QIBs ने इतना पैसा यहाँ पर ब्लॉक किया, तो पूरे पैसा तो अलॉट नहीं होने वाला है, काफी पैसा अनब्लॉक होने वाला है। तो ये पैसा अनब्लॉक होगा भाई 10 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 10 अक्टूबर आज की डेट है और 10 अक्टूबर को इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस क्लियर होगा और 11 अक्टूबर से यहाँ पर ये जो पैसा है ये अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लिस्टिंग डेट समझो, टाटा कैपिटल जो लिस्ट हो रहा है ना वो 13 अक्टूबर को हो रहा है, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि QIB का जो पैसा LG में से खुला है वो पैसा आकर कहीं ना कहीं टाटा कैपिटल में लगे। अभी आप बोलोगे QIB तो मतलब जो प्राइस बैंड है इसका लगभग 326 रुपए के भाव पर खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, फिर उसी भाव पर अगर लिस्टिंग होती है, फ्लैट लिस्टिंग होती है, तो यहां पर क्यों खरीदने आएंगे? ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि पैसा ब्लॉक करना एक अलग चीज थी, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। उस टाइम पर उनको LG का IPO में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी 30% प्रॉफिट बनाने की, इसलिए वो पैसा वहां पर लगा। और हो सकता है कि वो पैसा बाद में, क्योंकि डिस्काउंट होगा ना ये, क्योंकि QIB का सब्सक्रिप्शन अगर पड़ जाता था तो टाटा कैपिटल का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ जाता था।
अभी नहीं बढ़ा तो QIBs ने पहले वो फायदा उठाया, अब हो सकता है कि टाटा कैपिटल अगर डिस्काउंट में मिल रहा है तो वो टाटा कैपिटल के IPO में इन्वेस्ट करने आए। सेम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में भी वो हो सकता है, उनका पैसा अगर LG से खुलता है तो उनको अगर दिखाई देता है कि टाटा कैपिटल अंडर वैल्यूड है तो वो पैसा फिर टाटा कैपिटल में लगा सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो पैसा टाटा कैपिटल में लगना था वो LG में लगा है, तो LG से प्रॉफिट बनाकर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला वो पैसा निकलेगा, तो हो सकता है कि वो टाटा कैपिटल में आता हुआ दिखे। क्या इसका मतलब ये है कि मैं ये बोल रहा हूं कि टाटा कैपिटल का शेयर भागने वाला है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पैसा वहां पर तभी लगेगा जब टाटा कैपिटल का शेयर 326 रुपए के भाव पर अंडर वैल्यूड होगा। इन केस इसकी लिस्टिंग फ्लैट हो जाती है, जो कि हमको GMP के हिसाब से देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा अपन इसका वैल्यूएशन का भी मामला समझ लेंगे। सबसे पहले तो टाटा कैपिटल के फाइनेंशियल्स को समझो। 2023 से 2025 तक का डेटा हमारे पास में है। देखो रेवेन्यू की बात करें, 13,600 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन्होंने 2023 में, 2024 में 18,000 करोड़ पहुंचे और 2025 में 28,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। मतलब यहां पर एक ही साल में लगभग 56% की यहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्या ये सेम ग्रोथ हमको पैट में भी देखने को मिल रही है या फिर नहीं, वो भी समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में कंपनी ने लगभग 2,945 करोड़ का पैट रजिस्टर किया था। अगले साल यहां पर 3,300 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है और उसके अगले साल ये पहुंचे 3,655 करोड़ के ऊपर। अभी हम वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी का पीई रेशियो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है लगभग 35 का। 35 के पीई रेशियो के ऊपर कंपनी ने अपना IPO लाया है। अभी ये महंगा है या फिर सस्ता है ये समझने के लिए हमको सिंपल से पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कंपेयर करता हूं श्रीराम फाइनेंस के साथ में। देखो टाटा कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि RBI इसको कंसिडर करती है अपर लेयर NBFC, इसी वजह से इनको अपना IPO लाना पड़ा है। ठीक है, सभी अपर लेयर NBFCs को लिस्ट करने का मैंडेट RBI ने निकाला है। उसके चक्कर में हमको लगातार HDB फाइनेंशियल बोल लो या फिर अपना टाटा कैपिटल बोल लो, इन सभी को IPO लाना पड़ रहा है। अभी हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखो जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिलती है वो मिलती है बजाज फाइनेंस को, 36 का पीई है और कुछ इसी के आसपास लगभग 35 का पीई अपना टाटा कैपिटल में देखने को मिल रहा है। तो ये जो 36 का पी इनको मिल क्यों पा रहा है वो समझ लेते हैं। देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ देखो लगभग 26% की, 27% के करीब हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो 21% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अभी अगला देखते बड़ी कंपनी श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें, ये हमको देखने को मिल रहा है मात्र 14 का। इतना कम वैल्यूएशन, और ये कम क्यों है ये हमको देखने को मिल गया क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है मात्र 19% की है और पैट ग्रोथ जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है वो मात्र हमको 9% के करीब देखने को मिल रही है। अभी टाटा कैपिटल ने जो अपना वैल्यूएशन निकाला है ना, एक्चुअल में जो वैल्यूएशन निकाला है वो निकाला है भाई 56% की, जो हमको ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, उसके भरोसे ये वैल्यूएशन खड़ा है। टाटा का एक नाम है, टाटा के नाम के चलते भी एक वैल्यूएशन मिलती है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमको 35 का जो पी रेशियो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में अपन वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से जाए ना तो ये सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अनलिस्टेड मार्केट में जो टाटा कैपिटल का शेयर का प्राइस था वो तो महंगा था ही, पर जो एक्चुअल में 326 रुपए का पर शेयर का प्राइस हमको देखने को मिल रहा है ना, ये एक्चुअल में सस्ता नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है। अब जब भी कोई कंपनी फेयरली वैल्यूड हो जाती है तब हमको देखना होता है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, सेक्टर की ट्रैक्शन क्या चलती हुई दिखाई दे रही है, अपन वो भी समझ लेते हैं। देखो फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो अभी के टाइम पर फाइनेंशियल सेक्टर में हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। साथ में जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी वहां पर भी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए NBFC का जो लेंडिंग है उसको बढ़ाने के लिए काफी सारे मेजर लाए गए, जिसके चलते इस सेक्टर के लिए तो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी हमको मार्केट में देखने को मिल रही है। टाटा कैपिटल का गेम खराब हुआ सिर्फ LG के IPO के कारण, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन ठीक ठाक थी, बढ़िया थी, क्योंकि LG एक ग्रोथ वाली कंपनी है, अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करने वाले थे। इस चक्कर में कहीं ना कहीं टाटा का गेम खराब हो गया और टाटा के पास में सप्लाई थी ना, IPO का साइज जो था वो 15,000 करोड़ का था, वहीं पर LG का 11,000 करोड़ का था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई की बात होती है, तो इस चक्कर में टाटा कैपिटल की हालत खराब हो गई। पर अभी हमें करना क्या है, अपन वो समझ लेते हैं। पूरा डेटा हमने लिया, हम ये समझ चुके हैं कि टाटा कैपिटल फेयरली वैल्यूड है, तो मतलब सिंपल सी बात है, हवा जिधर चलेगी, अगर इनफ्लो आ गया कैपिटल का तो टाटा कैपिटल का शेयर हमको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा सकता है। अभी फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। देखो दो तरीके के इन्वेस्टर है IPO में जिनका पैसा लगाना है, यहाँ पर दो तरीके के इन्वेस्टर। पहले वो इन्वेस्टर है जो है सीरियल IPO इन्वेस्टर, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये टाटा है, बिरला है, अंबानी है, क्या है क्या नहीं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लोग देखते GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम लगाया निकाला, बस वही काम है उनका। अलॉटमेंट मिला, प्रॉफिट बुक किया, अनब्लॉक हुआ, दूसरा IPO देखा। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूं, देखो
भाई ये शेयर भाग भी जाएगा तो कितना भागेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इनफ्लो जो आएगा पैसा तो हो सकता है कि 10%, 20%, 25% ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है, पर उसके साथ में एक रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं, हिट एंड मिस वाला केस है, क्योंकि मैं ये तो बोल सकता हूँ कि QIBs का पैसा LG से खुल के टाटा में जाएगा, पर वो कितना पैसा जाएगा या फिर वो जाएगा भी या फिर नहीं, इसकी कंफर्मेशन मैं कैसे दूं? क्योंकि QIBs का जो पैसा है, जो इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उठा है, LG के IPO में लगा है, वो रूबिकॉन में भी तो जा सकता है। वो कैनरा के 2 IPO आ रहे हैं ना, कैनरा असेट मैनेजमेंट कंपनी, कैनरा HSBC, ये 2 IPO लगे हुए लाइन से, तो यहां पर भी तो पैसा जा सकता है ना। तो इसीलिए जो ये सीरियल IPO इन्वेस्टर्स है ना भाई, लगा 2% का प्रॉफिट है, 5% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, सेल करो, निकलो, सीधा अपन आ जाते हैं दूसरे IPO के ऊपर, कूदो भाई। कैनरा AMC, HSBC, इन सभी के रैंकिंग वीडियो में डाल रहा हूं, तो वहां पर अपन अप्लाई करना है। अब अगर आप सीरियल IPO इन्वेस्टर हो तो ये हो नहीं सकता कि आपने सिर्फ टाटा में ही लगाया होगा, आपका पैसा LG में भी लगा होगा। ठीक है, सही बात बोल रहा हूं ना, अगर सीरियल वाले हो तो हो सकता है कि भूले भटके में कहीं ना कहीं टाटा में पैसा लग गया होगा, LG में भी लगाया होगा, तो LG में अगर अलॉटमेंट मिल गया, इधर 10% का लॉस भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसको लेके बैठे और उसको लंबा लॉस हो गया तो इधर पैसा लगाने का कैपिटल भी जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, मैं तो बात करता हूं हर बार उसकी, पैसा वहां पर फंसा है तो इधर नहीं लग सकता। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचाने के लिए और एक्चुअल में कैपिटल बचाने के लिए वो चीज आप सीरियल IPO इन्वेस्टर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो टाटा के फैंस है, जो टाटा कैपिटल को एक अच्छी कंपनी मान के इन्वेस्ट कर रहे थे, तो क्यों आए हो भाई ये वीडियो देखने? वीडियो देखने आओ मत भाई, टाटा के ऊपर भरोसा रखो, डालो पैसा। वैल्यूएशन महंगा नहीं है, वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचा होगा ना, फिर तो रखो, फिर मत बेचो, रहने दो, चलने दो। ठीक है, तो ये सिंपल से अपनी स्ट्रेटजी होती है, कोई फैंसी चीजें नहीं है, 50% रखना है, निकालना है। अब कुछ नहीं होता है, या तो ये होगा या तो वो होगा, और जो चीजें अभी दिख रही है वहां पर हमको दिखाई दे रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बोल रहा है कि फ्लैट के थोड़ा ऊपर लिस्टिंग होगी, हो सकता है कि बाद में गिरावट देखने को मिले, पर अगर QIBs का पैसा आता है तो वहां पर वो गिरावट रुक सकती है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है, फाइनेंशियली अपन इसलिए देखा इसको क्योंकि हमको वैल्यूएशन का पता चले, जहां पर टाटा कैपिटल अभी के टाइम पर अंडर वैल्यूड तो नहीं पर फेयरली वैल्यूड है। बाकी मेरे तरफ से कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, आप अपना देख लो, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूं, जब होंगे तब देखेंगे। पर अभी के टाइम पर ये जो वीडियो था इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए था, मेरा काम ये है कि आपके सामने डेटा देना, अभी डेटा से आप क्या इंटरप्रिट करते हो, क्या डिसीजन लेते हो, वो सारा आपके ऊपर है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दो। बाकी आने वाले जो भी IPOs है ना, सभी का रिव्यू, एनालिसिस, रैंकिंग वीडियो सारा का सारा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।